क्या होगा जब अचानक से पूरी पृथ्वी पर एक ब्लैकआउट होता है, जिससे दुनिया भर के सारे ही लोग अजीब कारणों से पूरे 2 मिनट के लिए भविष्य में पहुंच गए। अब इस दौरान करोड़ों लोग तो तभी मारे जाते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत भर है, क्योंकि अब बाकी लोग भी अपना फ्यूचर देख चुके थे। तो अब क्या होगा अगर हर किसी को अपना भविष्य पहले ही पता चल जाए, तो दुनिया में कितना भयंकर कियोस फैल सकता है। हमारे आज की जबरदस्त साईफाई सीरीज में चलिए शुरू से जानते हैं। अब आज 6 अक्टूबर 2009 के दिन कहानी की शुरुआत मेन कैरेक्टर मार्क से होती है, जो कि एक FBI एजेंट था। मार्क अपनी पत्नी ओलिविया, जो कि एक डॉक्टर है, और एक 6 साल की बेटी चार्ली के साथ रहता है। वहीं अब मार्क और ओलिविया चूंकि अक्सर अपने कामों की वजह से बाहर रहते, तो निकोल नाम की एक बेबी सीटर चार्ली का ध्यान रखती है। तो आज भी मार्क अपने ऑफिस के लिए निकल गया, जबकि ओलिविया लगातार अपने एक और साथी डॉक्टर ब्रूस को कॉल किए जा रही थी, लेकिन वो उठा नहीं रहा। दरअसल ब्रूस को जानलेवा कैंसर है, इसलिए आज वो दुखी होकर यहाँ ब्रिज पर खुद को खत्म करने आ गया। वहीं दूसरी ओर मार्क भी अब तक अपने काम पर लग चुका था। वो अपने एक और साथी दिमित्री के साथ मिलकर पिछले कई दिन से एक सीक्रेट रेडिकल ग्रुप पर नजर रख रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी वे एक औरत का पीछा करने लगे, जिस पर उन्हें शक था। उन दोनों के साथ FBI की बहुत बड़ी टीम इस मिशन पर थी कि वे इस औरत को पकड़ पाएं। लेकिन किसी तरह से उन लोगों को FBI का पता लग गया कि वे छुपकर उनका पीछा कर रहे हैं, जिससे अब वे जल्दी से कार भगाने लगे, जबकि मार्क और दिमित्री अपनी गाड़ी में उनके पीछे ही थे। जहां से अब न्यूयॉर्क की मेन सड़क पर हाई ऑक्टेन चेजिंग होने लगती है। लेकिन अब तभी अचानक से एक साथ पूरी दुनिया में ग्लिच आ जाता है, जिसे हर ओर एनर्जी की वेव फैल गई, और अब तो पूरी ही पृथ्वी के सारे ही लोग अचानक से बेहोश होते हुए कुछ समय के लिए अपने फ्यूचर में होने वाली सारी इवेंट्स देखने लगते हैं। ये सब एक ही झटके में हुआ था। अब मार्क भी खुद को फ्यूचर में देखता है, जिसमें वो अपने ऑफिस में शराब पी रहा है। साथ में उसकी डायरी में लिखा था हु एल्स नोज, यानी कि और कौन जानता है। उसने फ्यूचर में सबूतों के साथ एक बोर्ड भी बना रखा था, और इस फ्यूचर की तारीख 29 अप्रैल 2010 की है। तब इस फ्यूचर में कुछ मास्क पहने हुए लोग मार्क को मारने आ गए, क्योंकि तब तक मार्क को कुछ बड़ा सीक्रेट पता चल चुका था। और तब ये फिर से प्रेजेंट में आते हुए सभी लोग बेहोश होने के ठीक 2 मिनट 17 सेकेंड के बाद फिर से उठ खड़े होते हैं। उन्होंने रियलाइज किया कि अचानक से बेहोश होने से अब सब कुछ तबाह हो चुका है। गाड़ियों में एक्सीडेंट होने से आग लग गई, आसमान से कई सारे प्लेन्स नीचे क्रैश हो गए, क्योंकि उनके पायलट्स बेहोश हो गए थे। और अब तो हर ओर सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है। पूरी पृथ्वी पर करोड़ों लोगों ने इस अचानक से हुए ब्लैकआउट की वजह से अपनी जान गंवा दी। अब ये ब्लैकआउट किसकी वजह से हुआ, और कैसे पृथ्वी के सारे ही लोग अचानक से अपने भविष्य को देख पाए, ये बहुत बड़ा राज है जो कहानी में आगे खुलेगा। अब इस ब्लैकआउट में बहुत से लोग मारे गए, लेकिन इसके उलट ब्रूस, जो कि खुद ब्रिज पर अपनी जान देने गया था, उसने अपने फ्यूचर में कुछ ऐसा देख लिया जिससे अब वो अपने मरने का फैसला ही बदल लेता है, और वो तेजी से हॉस्पिटल की ओर भागता है। यहाँ हॉस्पिटल में भी पूरी दुनिया की तरह सब घबराए हुए थे कि अचानक से ये क्या हो गया। लेकिन अभी तो उन्हें जल्दी से एक 8 साल के बच्चे डिलन का ऑपरेशन करना था, वरना तो वो ब्रेन ट्यूमर से मारा जाएगा। वहीं अब एक अजीब बात भी हुई कि उस ब्लैकआउट के बाद डिलन ओलिविया को पहचानने लगा, जबकि ओलिविया तो उसे पहली बार मिल रही थी। अब डॉक्टर ओलिविया काफी देर के ऑपरेशन के बाद डिलन को तो बचा लेती है, लेकिन उसे न्यूज से पता चला कि डिलन की मां इस ब्लैकआउट के दौरान ही मारी गई। ऊपर से ओलिविया और हॉस्पिटल स्टाफ में किसी को ये भी नहीं पता कि इस बच्चे का पिता कौन है, यानी कि अब वो अकेला रह गया। तो वही मार्क और दिमित्री ने फाइनली ब्लैकआउट के बाद उस औरत को पकड़ ही लिया, और वे उसे पूछने लगते हैं कि क्या इस ब्लैकआउट के पीछे वे सब थे। लेकिन उसने मना कर दिया, ये कहकर कि वो खुद भी उस ब्लैकआउट में बेहोश हुई थी। वहीं अब इतने बड़े इंसिडेंट के बाद FBI की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाती है, जहां मार्क ने सबको अपने फ्यूचर के विजन के बारे में बताया कि शायद से उसे ही इस सारे ब्लैकआउट के बारे में फ्यूचर में पता लगने वाला है, इसलिए भविष्य में कुछ लोग उसे मारने भी आएंगे। यहाँ मार्क की तरह बाकी सबको भी एक ही समय का फ्यूचर दिखा था, और वो फ्यूचर का टाइम था 29 अप्रैल साल 2010 का, यानी कि आज से पूरे 6 महीने बाद का। सो अब इस पूरे फ्यूचर देखने वाली घटना को फ्लैश फॉरवर्ड नाम दिया जाता है। अब अजीब बात यह है कि सभी लोगों को फ्यूचर में एक ही दिन यानी कि 29 अप्रैल की घटनाएं दिखाई दी हैं। तो सब लोग अपने अपने भविष्य के बारे में बताने लगे, जबकि इसी बीच दिमित्री तो बहुत डर जाता है। दरअसल वो बाकी लोगों की तरह बेहोश तो हुआ था, लेकिन उसे अपना भविष्य दिखाई ही नहीं दिया।
और इसका एक ही मतलब है कि वो अगले 6 महीने से पहले ही मरने वाला है और उसका अब कोई भविष्य नहीं। वहीं एक और एजेंट जेनिस ने भी बताया कि उसने खुद को फ्यूचर में 6 महीने बाद प्रेग्नेंट पाया था, जबकि ना तो अभी तक उसकी शादी हुई है और ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड ही है। तो फिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? उसे प्रेग्नेंट कौन करेगा? वहीं अब मार्क ने कहा कि उसने अपने फ्यूचर में इस ब्लैकआउट को लेकर बहुत सबूत देखे थे। तो एफबीआई का बॉस अब मार्क, दिमित्री और जेनिस को इस पूरे ब्लैकआउट केस का हेड बना देता है, जहां उनकी टीम को इस पूरे ब्लैकआउट के पीछे का मुख्य कारण पता करना होगा। तो जेनिस तो पहले एक वेबसाइट बनाने पर काम करने लगती है, जिसमें वे सारे ही लोगों को जिन्होंने अपने फ्यूचर देखे थे वे सारे फ्यूचर डिटेल में बताने को कहेंगे। ऐसा करने से उनके पास फ्यूचर की बहुत सी जानकारियां एक साथ आ जाएंगी और फिर शायद वे इन सब का कारण जान पाएं। तो वहीं ऑफिस में मार्क और दिमित्री मार्क के फ्यूचर में देखे गए सबूत लिखने लगते हैं। मार्क ने बताया कि फ्यूचर विजन्स में उसने इस ब्लैकआउट के पीछे के मुख्य आरोपी का नाम दिखा था और वो नाम है डी गिब्सन। इसके अलावा एक जली हुई डॉल का फोटो और साथ में क्लू के रूप में ब्लू हैंड लिखा था। फिर जो आदमी उसे मारने आए थे उनके हाथ पर 3 स्टार के टैटूज बने थे। मार्क ने वहाँ एक ब्रेसलेट भी पहना था जो कि अभी उसके हाथ में नहीं है। और आखिर में वो किसी बात से दुखी होकर बहुत शराब पी रहा था। अपने फ्यूचर वाले 2 मिनट में वो सिर्फ यही देख पाया। तो वहीं दूसरी ओर मार्क की पत्नी ओलिविया तो और परेशान थी, क्योंकि उसने अपने भविष्य में देखा था कि वो एक अनजान आदमी के साथ उसके घर पर बिना कपड़ों में है, यानी कि वो आज से 6 महीने बाद अपने पति मार्क को धोखा देते हुए किसी और से अफेयर करेगी। हालांकि ओलिविया इसे छुपाती नहीं है और वो मार्क को घर आते ही अपने फ्यूचर वर्जन की सारी सच्चाई बता देती है। तभी उसे मार्क ने समझाया कि क्या पता ये विजन्स कभी सच ही न हो और उन्हें अभी इन सब के बारे में सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर उसी बच्चे डिलन का पिता साइमन हॉस्पिटल में उसे ढूंढते हुए आ चुका था और यहाँ से रिवील हुआ कि ये तो वही साइमन है जिसे ओलिविया ने अपने फ्यूचर में अपने साथ बिस्तर पर देखा था, यानी कि वे विजन्स सच होने वाले हैं। जबकि अब घर पर मार्क अपनी बेटी चार्ली को शांत करता है, जो कि अपने फ्यूचर विजन्स को देखकर डर गई थी। इसलिए मार्क ने उसे पूछा भी नहीं कि उसने देखा क्या था। चार्ली अब अपने पिता मार्क को खुद से बनाया एक ब्रेसलेट देती है और यही सेम ब्रेसलेट मार्क ने अपने फ्यूचर विजन में देखा था, यानी कि वे विजन्स झूठे नहीं थे। तो वहीं दूसरी ओर एफबीआई ऑफिस में जेनिस और दिमित्री पूरी दुनिया के सीसीटीवी फुटेजेस चेक कर रहे थे, जिन वीडियोस में सारे ही लोग एक ही टाइम पर अचानक से बेहोश हो गए और फिर ठीक 2 मिनट 17 सेकंड के बाद सब उठ गए। लेकिन अब उन्हें एक वीडियो में कुछ अजीब मिलता है। जब उस ब्लैकआउट के समय एक स्टेडियम में बहुत सारे लोग बेहोश पड़े थे तो सरप्राइजिंगली फुटेज में एक आदमी चलते हुए नजर आ गया, यानी कि उस आदमी पर इस ब्लैकआउट का असर ही नहीं हुआ। अब अगले दिन एफबीआई में फिर से मीटिंग रखी गई। दरअसल अब अचानक से उनके 18 एम्प्लॉइज ने अपनी जॉब छोड़ दी है। शायद से उन्हें भी दिमित्री की तरह पता चल गया होगा कि वे आने वाले 6 महीनों में मरने वाले हैं। तभी बीच मीटिंग में मार्क के पास स्कूल से फोन आता है कि उसकी बेटी चार्ली बेहोश हो गई। सो मार्क जल्दी से स्कूल पहुंचता है। यहाँ प्रिंसिपल ने मार्क और ओलिविया को बताया कि चार्ली ने अपने फ्यूचर में जरूर से बहुत कुछ डरावना देखा होगा, जिससे वो अभी तक घबराई हुई है। सो वे उसे फ्यूचर विजन्स के बारे में आगे से बात न करें। जबकि एफबीआई में सभी ने उस फुटेज में दिख रहे आदमी को ढूंढना शुरू कर दिया। खुद मार्क और दिमित्री भी उस मिस्टीरियस आदमी डी गिब्सन के बारे में और क्लूज ढूंढने लगते हैं, जो डी गिब्सन का नाम मार्क को अपने फ्यूचर विजन में मिला था। तभी जेनिस ने बताया कि ऑफिस में एक औरत आई है जो कि दिमित्री से मिलना चाहती है। उस औरत ने अपने भविष्य में दिमित्री के बारे में फोन पर सुना था और उसे एक एड्रेस पे मिला, यानी कि मार्क और दिमित्री दोनों का ही उस ब्लैकआउट से कोई गहरा कनेक्शन है, लेकिन दोनों को अभी तक इस बारे में कुछ नहीं पता। वहीं दूसरी ओर मार्क की पत्नी ओलिविया अब हॉस्पिटल में डिलन के पिता साइमन से मिलती है और उसे देखते ही ओलिविया ने पहचान लिया कि ये तो सेम वही आदमी है जो कि उसके फ्यूचर विजन्स में उसके साथ था, जिससे अब ओलिविया घबराकर साइमन से दूर जाने लगी। लेकिन तभी उसकी बेटी चार्ली अब उस बच्चे डिलन को देख चिल्लाने लगती है, यानी कि उसने फ्यूचर में डिलन को देखा था और इन दोनों ही फैमिलीज का आपस में कोई कनेक्शन होने वाला है। जबकि एफबीआई में भी अब तक जांच जारी थी। वे सब एक टीम बनाकर उस औरत के बताए एड्रेस पर जाने को तैयार हो गए। तभी ओलिविया आकर मार्क को बताती है कि आज उसे वो आदमी मिल ही गया जो उसने अपने साथ सोते हुए फ्यूचर में देखा था। दरअसल वो उसके एक पेशेंट का पिता है।
अब मार्क तो ये सुनकर घबरा जाता है, यानी कि उन्होंने जो भी भविष्य देखा था उसके पूरे होने की नींव रखी जा रही है। अब मार्क ही क्या, हर कोई घबरा जाएगा जब उसे पता चले कि कोई फ्यूचर में उसकी पत्नी के साथ सोने वाला है। अब जेनिस ने आकर कहा कि उन्हें जल्दी से उस आदमी के एड्रेस पर जाना है, तो मार्क दिमित्री के साथ वहीं चला गया। वे दोनों एक लोकल पुलिस ऑफिसर के साथ उस एड्रेस पर पहुंच गए, जहां उनके अनुसार वही आदमी डी गिब्सन मौजूद होने वाला है, जिसकी वजह से ये पूरा ब्लैकआउट हुआ। अब यहाँ उन्हें एक फैक्ट्री मिलती है जिस पर डोल छपी हुई थी, वही सेम डोल जिसे मार्क ने अपने फ्यूचर में देखा था। सो तीनों बिना किसी देरी के अंदर घुसकर जांच करने लगते हैं। तभी और अंदर जाने पर उन्हें एक आदमी दिख गया जिसके आसपास काफी सारे कंप्यूटर्स थे। तो वो अब FBI से बचने के लिए पहले लेडी ऑफिसर को गोली मार देता है, जिस पर मार्क और दिमित्री क्रॉस फायर करने लगे। तो अब वो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए हर ओर आग लगाकर पीछे के रास्ते से बाहर निकल जाता है। अब कुछ देर बाद जब यहाँ सारी इन्वेस्टिगेटिव टीम्स आ गई, तो अब उन्हें सिर्फ एक फोन और एक चेस PC मिलता है। यहाँ से ये तो साफ था कि वो आदमी बहुत बड़ा कंप्यूटर जीनियस था और उस ब्लैकआउट वाले दिन एक नहीं बल्कि 2 लोगों का हाथ है और इसके पीछे उनका कोई बड़ा प्लान होगा। अब दिमित्री जॉब के बाद घर के लिए निकल ही रहा था कि उसके पास एक औरत का फोन आता है और उसने रिवील किया कि दिमित्री आने वाले 15 मार्च साल 2010 को मरने वाला है, जब उसे 3 गोलियां लगेंगी। और ये सब कुछ उसने अपने फ्यूचर विजन में देखा था। और ये बताने के तुरंत बाद वो औरत फोन काट देती है। दिमित्री और इन्फॉर्मेशन के लिए उसे फिर से कॉल करने लगा, लेकिन अब तो उस औरत ने अपना फोन ही बंद कर लिया। तो वो FBI को ये नंबर ट्रेस करने के लिए दे देता है। वहीं अब तक दिमित्री की फियांसे जोई उससे मिलने आ चुकी थी। उसने बताया कि उसने अपने फ्यूचर में देखा था कि 29 अप्रैल वाले दिन वो शादी वाले कपड़ों में है, यानी कि वे दोनों शायद से उसी दिन शादी करेंगे। लेकिन अब दिमित्री के अनुसार तो वो उससे पहले ही मारा जाएगा। तो फिर जोई का फ्यूचर ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि दिमित्री अभी जोई को अपने फ्यूचर विजन के बारे में सच्चाई नहीं बताता ताकि वो परेशान ना हो। वहीं अब FBI में उन्हें जर्मनी से कॉल आया कि वहाँ के एक रुडोल्फ नाम के कैदी ने मार्क से मिलने को कहा है। सेम यही रुडोल्फ का नाम मार्क ने अपने फ्यूचर में देखा था। तो अब जल्दी से मार्क और दिमित्री उसी आदमी से मिलने जर्मनी पहुँचते हैं, जहाँ उस आदमी ने मार्क से कहा कि उसने ब्लैकआउट के दौरान अपना फ्यूचर देखा था कि वो 29 अप्रैल वाले दिन अमेरिका जा रहा है और उसे इस जेल से मार्क ही छुड़ाएगा। अब मार्क ने हैरानी में कहा कि लेकिन मैं बेवजह में तुम्हें जेल से क्यों छुड़ाऊंगा? शायद तुम मुझे ये केस सोल्व करने में कोई मदद करने वाले हो। और इसके बाद मार्क उसे ब्लैकआउट के बारे में पूछने लगता है, जिस पर उस कैदी ने बताया कि उसने उस ब्लैकआउट के दौरान नोटिस किया था कि बाहर अचानक से सारे ही कौवे उस ब्लैकआउट से कुछ मिनट पहले नीचे गिर रहे थे। हालांकि ये कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी मार्क ने कहा कि अगर ये जानकारी उसके थोड़ी भी काम आई तो वो उसे यहाँ से जरूर छुड़वा लेगा। जिसके बाद अब वापस अमेरिका आने के बाद मार्क और जेनिस ऑफिस में और जानकारी जुटाने लगते हैं। वे पता करने लगे कि क्या कभी पहले इतिहास में अचानक से बहुत सारे कौवे या फिर पक्षी एक साथ मारे गए हों। और सरप्राइजिंगली उन्हें एक सेम ऐसी ही घटना मिल जाती है जब आज से ठीक 18 साल पहले यानी कि साल 1991 में सोमालिया देश में अचानक से काफी सारे कौवे मारे गए थे। और वहाँ के एक छोटे से गांव में इस बड़े ब्लैकआउट की तरह बहुत सारे लोग बेहोश हो गए थे, जहाँ से अब साल 1991 का समय दिखाया जाता है, जब सोमालिया के एक छोटे से गांव में एक बच्चा वहाँ बकरियां चरा रहा था कि तभी ऊपर से अचानक सारे ही पक्षी मरकर नीचे गिरने लगे, जिससे वो बच्चा डरकर गांव की ओर भागता है। लेकिन अब गांव का नजारा तो और भयानक था। यहाँ के सारे लोग बेहोश पड़े थे, जबकि ऊपर आसमान में एक बड़े से प्लेन से कोई सबको देख रहा है, यानी कि तब वो इसी बड़े ब्लैकआउट की प्लानिंग कर रहा था। वहीं अब प्रेजेंट टाइम में उस ब्लैकआउट को हुए पूरे 14 दिन बीत चुके हैं। मार्क अपने सीनियर्स को बताता है कि उसने पता कर ही लिया कि सोमालिया में भी साल 1991 में सेम ऐसा ही हादसा हुआ था, तो उन्हें जल्दी से वहीं जाना होगा। इस ब्लैकआउट के तार उसी गांव से जुड़े हैं। हालांकि अब मार्क को बताया गया कि उन्हें पहले उस अरेस्ट की गई औरत से जानकारी निकलवानी है कि वो है कौन और उसका इस ब्लैकआउट से क्या कनेक्शन है, जबकि अब वो औरत तो दिमित्री को कुछ भी बताने को तैयार नहीं होती। वहीं दूसरी ओर ब्रूस भी अब हॉस्पिटल आने लगा है, जबकि साइमन भी अपने बेटे डिलन की हालत के बारे में ओलिविया से मिलता है, लेकिन ओलिविया तो उसे लगातार इग्नोर किए जा रही है,
क्योंकि ये वही आदमी है जो भविष्य में उसके साथ अफेयर करने वाला था। सो ओलिविया अब उस भविष्य को सच नहीं होने देना चाहती। अब शाम को मार्क थक हार कर अपने घर लौटता है। यहाँ उनकी बेबी सीटर निकोल ने मार्क को बताया कि वो भी अपने फ्यूचर को लेकर बहुत डरी हुई है, क्योंकि उसने देखा था कि एक आदमी उसे जानबूझकर डुबोकर मारने की कोशिश कर रहा है। तो मार्क ने कहा कि ठीक है, वो इसकी जांच करेगा और अभी उसे घर जाकर आराम करना चाहिए। वहीं हर एक देश में उस ब्लैकआउट के बाद हलचल मची हुई है। यहाँ अमेरिका का प्रेसिडेंट अपनी जनता को संदेश देता है कि वे उस ब्लैकआउट की सच्चाई जानने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हर एक नागरिक को सरकार की बनाई हुई वेबसाइट पर जाकर अपने फ्यूचर विजन्स के बारे में सब कुछ सही सच बताना होगा, जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुराग मिल पाए और वे भविष्य के किसी बड़े खतरे से निपट सकें। अभी तो हर देश ऐसा ही कर रहा है। वहीं दूसरी ओर FBI में सब सोमालिया के उसी गांव की साल 1991 की सैटेलाइट इमेजेस देखने लगते हैं, जिसमें उन्होंने नोटिस किया कि उस वक्त वहां किसी प्राइवेट कंपनी ने कई सारे टावर्स लगाए थे, यानी कि ये ब्लैकआउट उन्हीं टावर्स की मदद से किए गए होंगे। तो अब उन्हें बस उन टावर्स लगाने वाली कंपनी के बारे में पता लगाना है। लेकिन अब जब जेनिस सारे सबूतों को लेकर जा ही रही थी कि उस पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं, जिस झड़प के बीच जेनिस के पेट में गोली लग गई। लकीली बाकी एजेंट्स सही वक्त पर आकर उसे बचा लेते हैं और सारे सबूत अभी भी सेफ थे, जिसके बाद जल्दी से जेनिस को हॉस्पिटल लाया गया, जहां उसे डॉक्टर्स बताते हैं कि अब वो खतरे से जो बाहर है, लेकिन अब वो कभी मां नहीं बन पाएगी, क्योंकि गोली के उसके पेट में लगने से उसके कई सारे ऑर्गन्स परमानेंटली डैमेज हो चुके हैं। जिसे सुनने के बाद जेनिस पूरी तरह से टूट गई। हालांकि उसने तो अपने फ्यूचर में देखा था कि वो प्रेग्नेंट है, तो फिर वो कैसे हो सकता है। वहीं FBI में सब उन लोगों का पता लगाने लगे जिन्होंने जेनिस पर अटैक किया था। उनमें से कुछ लोग जो मारे गए थे, दिमित्री ने पता किया कि उनके हाथ पर किसी तरह का ब्लू हैंड का निशान बना है, जो कि सेम निशान मार्क ने अपने फ्यूचर विजन में देखा था, और यहीं से उन्हें उन सब का एड्रेस भी मिलता है। तो दूसरी ओर डिलन, जिसका ओलिविया ने ऑपरेशन किया था, वो अचानक से हॉस्पिटल से भागकर मार्क के घर पहुंच जाता है। यहाँ मार्क के आने पर डिलन ने कहा कि उसने अपना इस घर में का फ्यूचर देखा था। तभी डिलन को ढूंढते हुए उसका पिता साइमन भी आ गया। उसने बताया कि उसने अभी अपने विजन्स में खुद को इसी घर में पाया था, जिससे मार्क समझ गया कि ये तो वही घटना है जिसके बारे में उसे उसकी पत्नी ओलिविया ने बताया था। अब तक यहाँ ओलिविया भी आ गई, जिससे अब सब कुछ ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि एक ओर तो ओलिविया और उसका पति मार्क है, दूसरी ओर उनके सामने साइमन खड़ा है। वही साइमन जिसके साथ फ्यूचर में ओलिविया का अफेयर होगा। तो मार्क ने अब साइमन से कहा कि वो अपने बेटे के साथ यहाँ से चला जाए और फिर कभी यहाँ न आए, जिसे साइमन भी सबको सॉरी बोलकर अपने घर निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर दिमित्री एक और एजेंट केल के साथ उसी एड्रेस पर पहुँचता है, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं था। यहाँ सिर्फ बहुत सारी बॉडीज ही पड़ी थी और उन सब के हाथ नीले थे, मानो उन पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया हो। यहाँ उन्हें रदरफोर्ड नाम का एक पासपोर्ट भी मिलता है, जिससे एजेंट केल को याद आया कि उसने अपने फ्यूचर में देखा था कि वो रदरफोर्ड के केस पर ही काम कर रहा है। तभी वहाँ कुछ पक्षी आकर उनकी खिड़की से टकराने लगते हैं, यानी कि उन्होंने जो भविष्य के विजन्स देखे थे वे अब धीरे धीरे सच होने लगे हैं। तो दूसरी ओर घर पर मार्क और ओलिविया आपस में लड़ने लगे। मार्क ने कहा कि शायद से तुम मुझे धोखा देने वाली हो, इसलिए आज तुमने साइमन को यहीं घर पर बुला लिया। हालांकि ओलिविया ने कहा कि अगर उसे सच में उसकी पीठ पीछे अफेयर करना होता तो वो उसे अपने फ्यूचर के बारे में सच क्यों बताती। असल में तो खुद उसे भी नहीं पता कि उसने अपना फ्यूचर ऐसा क्यों देखा था। तो दूसरी ओर साइमन अब एक और आदमी हेनरी से मिलता है और यहाँ से रिवील हुआ कि हेनरी और साइमन दोनों ही क्वांटम फिजिसिस्ट हैं और उस ब्लैकआउट वाले दिन दोनों ने ही एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था। तो अब हेनरी कहता है कि कहीं वो ब्लैकआउट उनके एक्सपेरिमेंट की वजह से ना हुआ हो। उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में पुलिस को सब कुछ सच बता देना चाहिए, क्योंकि उस ब्लैकआउट वाले दिन पूरे यूनिवर्स में करोड़ों लोग मारे गए थे, जबकि बाहर दुनिया भर में अब तक भविष्य के विजन्स देखने के बाद से उथल पुथल मच चुकी है और जो लोग अपना भविष्य देख नहीं पाए वे समझ गए कि वे अगले कुछ ही समय में मरने वाले हैं। इसलिए उन्होंने अपना एक अलग सीक्रेट गलत ग्रुप बना लिया, जो कि आम लोगों के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि मरना तो उनका वैसे भी तय है। वहीं दूसरी ओर FBI ऑफिस में एजेंट कैल ने बताया कि उसने अपने फ्यूचर विजन्स में देखा था
कि फ्यूचर में उसके पास एक कॉल आएगा कि उसने गलती से एक सीलिया नाम की औरत को मार दिया है, जिसकी 2 बच्चे उसी की वजह से अनाथ हो गए। इसलिए वो उसी दिन से खुद को माफ नहीं कर पा रहा, ये सोचकर कि भविष्य में वो एक औरत को गलती से मारने वाला है। और इसी से परेशान होकर कैल ने एक ऊंची बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा दी और खुद को खत्म कर लिया। उसने अपने लेटर में लिखा था कि अब चूंकि वो जिंदा ही नहीं होगा तो वो औरत कभी मरेगी ही नहीं, यानी कि उसने खुद का सेक्रीफाइस कर भविष्य को बदल दिया है। जबकि इसे बाकी सब भी हैरान हो गए, क्योंकि एजेंट केल को तो अभी मरना ही नहीं था, यानी कि फ्यूचर को बदला जा सकता है। यहाँ से कैल का लेटर उसी औरत सीलिया को मिलता है और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम लोगों को एजेंट कैल के बारे में बताती है कि किस तरह से उसने उसे बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया और फ्यूचर ही बदल दिया। सो जो भी लोग आने वाले दिनों में मरने वाले हैं उन्हें खुद पर काबू रखना होगा। वे अब भी बच सकते हैं अगर वे दिमाग से काम लें। तो वहीं जेनिस भी अब ठीक होकर फिर से FBI ऑफिस में तो आ गई, लेकिन वो अपनी जॉब से रिजाइन देना चाहती है क्योंकि अब वो माँ नहीं बन सकती। लेकिन सीनियर ने कहा कि उसे ऐसी हार नहीं माननी चाहिए। खुद उसी ने अपने फ्यूचर में देखा था कि वो प्रेग्नेंट है, सो क्या पता आगे उसके लिए सब ठीक हो जाए। वही मार्क भी अब अपनी पत्नी ओलिविया से रिश्ते सुधारना चाहता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि उसे फ्यूचर में ओलिविया धोखा दे। इसलिए आज मार्क अपनी पत्नी के लिए एक गिफ्ट भी लाया था, लेकिन तभी उसके पास ऑफिस से कॉल आ गया जिससे उसे तुरंत निकलना पड़ता है। दूसरी ओर हेनरी और साइमन अब आपस में बहस कर रहे थे कि उन्हें सबको अपने उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना भी चाहिए या नहीं। और फाइनली दोनों ने फैसला किया कि वे एक पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को सच बता देंगे कि कैसे 6 अक्टूबर वाले दिन, जिस दिन वो ब्लैकआउट हुआ था, उसी दिन उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी इस्तेमाल की गई। और क्या पता वो ब्लैकआउट उसी एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ हो। वहीं FBI ऑफिस में मार्क सबको बताता है कि उन्होंने अब तक इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसके फ्यूचर विजन में जो मास्क वाले लोग उसे मारने आए थे वे सब FBI ऑफिस में घुसे थे, यानी कि FBI का ही कोई एजेंट उन सब से मिला हुआ है और वे जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। अब उन्होंने ब्लैकआउट वाले दिन उस स्टेडियम की फुटेज में पाया कि उस सस्पेक्ट ने उस दिन अपने हाथ में एक रिंग पहन रखी थी। और यहाँ से हमें अब एक मिलिट्री बेस दिखाया जाता है जहाँ वहीं 3 स्टार टैटू वाला एक आदमी एक ब्रीफकेस सप्लाई कर रहा था जिसमें सेम उसी फुटेज जैसी 6 और रिंग्स हैं, यानी कि इन रिंग्स का उस ब्लैकआउट से गहरा कनेक्शन है। और इस ब्लैकआउट के पीछे एक पूरा ग्रुप है, लेकिन इस सीक्रेट ग्रुप की इंटेंशंस क्या है ये राज आगे खुलेगा। तो वहीं दूसरी ओर ब्रूस ने अब तक ओलिविया को सच बता दिया कि उसे कैंसर था और उस ब्लैकआउट वाले दिन वो खुद को खत्म करने गया था, लेकिन उसने फ्यूचर विजन्स में देखा कि वो ठीक हो जाएगा, इसलिए वो वहां से वापस आ गया। जबकि FBI ऑफिस में उस स्टेडियम की फुटेज को और ज्यादा इनहेंस किया गया, जिसे वे पता कर लेते हैं कि उस सस्पेक्ट के हाथ में जो भी रिंग थी उस पर अल्फा साइन बना हुआ था। जबकि FBI को एक और सफलता हाथ लग गई। जिस औरत ने दिमित्री को बताया था कि उसकी मौत 15 मार्च को 3 गोलियां लगने से होगी, उन्होंने फाइनली उसका नंबर ट्रेस कर लिया और ये कॉल उसे हांगकांग से आया था। सो दिमित्री तो ये सुनते ही जल्दी से वहां जाने की इजाजत मांगता है, क्योंकि पहले ही वो अपने फ्यूचर को लेकर चिंता में है कि वो जिएगा या नहीं। सो उसे उस औरत से मिलकर पता करना होगा कि वो खुद को कैसे बचाए। हालांकि अब उनके सीनियर्स मार्क और दिमित्री को वहां जाने से मना कर देते हैं, लेकिन मार्क ने बाद में अकेले में दिमित्री से कहा कि बेशक से उन्हें ऑर्डर्स न मिले हों, लेकिन फिर भी वे वहां जरूर से जाएंगे और वो अपने दोस्त को ऐसे मरने नहीं दे सकता। जिसके बाद दोनों जल्दी से हांगकांग के लिए निकल गए। वहीं अब हेनरी और साइमन दोनों मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरी दुनिया को बता दिया कि उन्हें शक है शायद से वो ब्लैकआउट उनके एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ हो। और इसके बाद तो अब जैसा कि होना ही था, ये सुनकर हर और कोहराम मच गया। लोग स्टूडियो में ही हेनरी पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ उस एक ही दिन में करोड़ों लोगों की जान गई थी। सारी जनता सड़कों पर आने लगी, टीवी पर इसके बारे में डिबेट्स होने लगी। जबकि हेनरी बचते हुए FBI ऑफिस में आता है। उसने बताया कि उन्होंने तो बस एक एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उसे नहीं लगता कि वो ब्लैकआउट उनके एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ है। वे तो बस सबके सामने अपना पक्ष रखना चाहते थे। अब FBI ऑफिसर ने कहा कि उसे तो ये पहले से पता था, क्योंकि उन्हें जो भी सबूत मिले हैं
उनके अनुसार कोई डी गिब्सन है जिसकी वजह से ये सब हुआ है, लेकिन हो सकता है उसने पूरी दुनिया में अपना ब्लैकआउट पहुंचाने के लिए हेनरी और साइमन के एक्सपेरिमेंट का सहारा लिया हो। सो यहाँ से हेनरी अब FBI के साथ मिलकर ब्लैकआउट के पीछे की असली वजह सुलझाने लगता है। उसे भी सच पता करना था। यहाँ जैनिस ने उसे एक स्ट्रक्चर दिखाया जिस पर हेनरी कहता है कि ये तो उसी ने डिजाइन किया था। इसकी मदद से वे प्लाज्मा एनर्जी को बहुत ही तेज स्पीड से हर ओर फैला सकते हैं, वो भी एक ही झटके में। लेकिन तभी जेनिस ने रिवील किया कि ये स्ट्रक्चर असल में उसका नहीं है, बल्कि ये तो उन्हें साल 1991 में बना हुआ मिला है और इसके ट्रेस उन्हें सोमालिया के उसी गांव से मिले थे। वे हेनरी को उसकी फोटो भी दिखाते हैं जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें हाल ही में उनकी एक हाई टेक फैसिलिटी मिल चुकी है। सो अब तो उन्हें जल्दी से सोमालिया जाकर उस इंसिडेंट की जांच करनी होगी, क्योंकि सोमालिया के उसी छोटे से गांव में इस 6 अक्टूबर वाले ब्लैकआउट के सारे राज दफन हैं। सब कुछ वहीं से शुरू हुआ, जबकि मार्क और दिमित्री अब तक हांगकांग में उसी औरत को ढूंढ निकालते हैं जिसने दिमित्री को कॉल किया था। हालांकि अब इस औरत के साथ उसके कई बॉडीगार्ड्स थे। सो दोनों पूछने लगे कि दिमित्री को कौन और कैसे मारने वाला है, लेकिन अब इसका वो औरत जो भी जवाब देती है उससे तो मार्क और दिमित्री दोनों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसने बताया कि दिमित्री को आने वाली 15 मार्च को कोई और नहीं बल्कि खुद मार्क ही मारने वाला है। वो उसे उस दिन अपनी सर्विस रिवॉल्वर जिसका सीरियल नंबर A56 से शुरू होता है उसी से 3 गोलियां मारेगा। अब ये सुनकर तो मार्क और दिमित्री शौक में चले गए, क्योंकि मार्क की सर्विस गन का नंबर सेम यही था। लेकिन ये कैसे हो सकता है, मार्क भला अपने दोस्त को क्यों मारेगा। उस औरत ने आगे बताया कि उसने फ्यूचर विजन्स में एक इन्वेस्टिगेशन को देखा था जिससे उसे ये सारी डिटेल्स पता चली। सो दोनों अब उस औरत को और वेरिफिकेशन के लिए अपने साथ FBI ऑफिस में लाने लगते हैं। लेकिन तभी FBI के और भी एजेंट्स आकर मार्क और दिमित्री को अरेस्ट कर वापस से अमेरिका ले आए, क्योंकि उन्हें यहाँ आने से मना किया गया था और वे हांगकांग से इलीगली एक औरत को पकड़कर अमेरिका नहीं ला सकते। जिसके बाद अब धीरे धीरे समय बीतने से मार्च आ चुका है और अब कुछ ही दिनों के बाद दिमित्री की मौत हो जाएगी और उस औरत के अनुसार खुद मार्क ही उसे मारेगा। सो यहाँ से दोनों साथ बैठकर बातें करने लगे। वे कोलिग्स तो हैं ही, साथ में काफी लंबे अरसे से दोस्त भी रहे हैं। अब मार्क ने कहा कि उन्हें पता है कि उनकी FBI में ऐसा कोई है जो उस रेडिकल ग्रुप से मिला है, तो क्या वो मोल दिमित्री ही है जिसकी वजह से उसे अपने ही दोस्त को गोली मारनी पड़ेगी। लेकिन दिमित्री के अनुसार ऐसा नहीं है, वो कभी उसे और FBI को धोखा नहीं देगा। जिसके बाद अब दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वे इस पर और ज्यादा नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनके अनुसार भविष्य बदला जा सकता है। सो वे कोशिश करेंगे कि वे 15 मार्च को जिस दिन ये घटना घटेगी वे एक दूसरे से मिले ही ना। दूसरी ओर एक आदमी लोगों को बता रहा था कि कैसे उस ब्लैकआउट वाले दिन वो एक बिल्डिंग के टॉप पर क्लीनिंग करने जा रहा था, लेकिन वो अपनी सेफ्टी बेल्ट बांध पाता उसके पहले ही ब्लैकआउट हो गया और वो नीचे गिरने लगा। तब उसका मरना तय था, लेकिन किस्मत से उसकी बेल्ट एक जगह जाकर फंस गई और जब उसे होश आया तो उसने खुद को लटकते हुए पाया। अब वो मरा क्यों नहीं, जबकि उस वक्त उसका मरना काफी आसान था, क्योंकि उसी सेम दिन 2 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब ये कैसे हुआ, ये मिस्ट्री भी कहानी में आगे खुलेगी। दूसरी ओर FBI में तय किया गया कि वे FBI की एक टीम को सोमालिया भेजेंगे और वहां साल 1991 में हुए उस हादसे की जांच करेंगे जिसके टावर्स आज भी वहां लगे हैं। अब FBI की इस टीम में दिमित्री, जेनिस, हेनरी और कुछ और एजेंट्स जाएंगे। हेनरी इसीलिए क्योंकि वो साइमन के साथ खुद उस एक्सपेरिमेंट के पीछे था जिस दिन वो ब्लैकआउट हुआ। और अब कुछ ही देर के बाद FBI की पूरी टीम एक पर्सनल हेलीकॉप्टर से सोमालिया के लिए निकल जाती है। उन्हें रास्ते में ब्रीफ किया गया कि सोमालिया के हालात काफी खराब हैं और वहां अलग अलग इलाकों में कई तरह के खतरनाक रेडिकल ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं। सो उनसे बचने के लिए FBI टीम ने प्लान बनाया कि वे खुद को UN का रिलीफ वर्कर बताएंगे। साथ में उन्होंने कुछ सोमालियन वर्ड्स भी सीख लिए, जिसके बाद जल्द ही वे सभी सोमालिया के उसी गांव में पहुंच गए। यहाँ उन्हें टावर्स दिखते हैं जिन्हें वे ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी वहाँ एक हथियारबंद रेडिकल ग्रुप आ जाता है और उनका लीडर खालिफ टीम से पूछने लगा कि वे हैं कौन, जिस पर एक एजेंट ट्रांसलेटर से इंग्लिश में कहता है कि वो उन्हें झूठ बोले कि वे तो सिर्फ रिलीफ वर्कर्स हैं और उन्हें यूनाइटेड नेशंस की ओर से भेजा गया है। लेकिन तभी ग्रुप लीडर खालिफ ट्रांसलेटर को ही गोली मार देता है। उसने कहा कि उसे इंग्लिश समझ आती है,
इसलिए वे उसे बेवकूफ नहीं बना सकते। जिसके बाद वे पूरी FBI टीम को बंधक बनाकर एक बिल्डिंग में ले आते हैं। यहाँ खालिफ ने हेनरी को पहचान लिया क्योंकि उसने उसे न्यूज में देखा था कि कैसे हेनरी ने अपने एक और साथी के साथ मिलकर वो ब्लैकआउट किया। यहाँ FBI टीम फिर से झूठ बोलकर कोशिश करते हैं कि वे किसी तरह से यहाँ से निकल पाएं, लेकिन खालिफ ने उनका हर एक झूठ पकड़ लिया। खालिफ कहता है कि उन्हीं के जैसे बाहरी लोग 20 साल पहले भी यहाँ इसी गांव में आए थे, ये कहकर कि वे उनकी मदद करेंगे। और यहाँ से रिवील हुआ कि वही बच्चा जिसे हमने साल 1991 में बकरियां चराते देखा था वो कोई और नहीं बल्कि खुद खालिफ ही था। खालिफ ने आगे बताया कि 20 साल पहले अमेरिका से कुछ लोग यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि वे उनके गांव में टावर्स लगाकर यहाँ बिजली पहुँचाएंगे, उनकी मदद करेंगे, लेकिन तब भोले गाँव वालों को पता नहीं था कि यही टावर्स उनकी जान ले लेंगे। जबकि खालिफ किस्मत से उस दिन गाँव से बाहर था, इसलिए जिंदा बच गया। और जब वो गांव में वापस आया तब उसने देखा कि गांव के सारे ही लोग गिरे पड़े हैं। वो तब छोटा था और वो गांव वालों की ये हालत देखकर बुरी तरह से डर गया। उसने अपनी माँ को भी ढूंढा जो कि पहले ही मर चुकी थी और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग गया। फिर आने वाले कई सालों तक इस गाँव में कोई नहीं आया, इसीलिए आज तक खालिफ कभी भी बाहरी लोगों पर भरोसा नहीं करता, खासकर अमेरिकियों पर। और इसके बाद तो अब खालिफ के ऑर्डर्स पर FBI के हेलीकॉप्टर के पायलट को पकड़कर उसे भी खत्म कर दिया जाता है ताकि FBI की बाकी टीम यहाँ से भाग ना सके। हालांकि कुछ देर बाद वे निकलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन खालिफ ने उन्हें फिर से पकड़ लिया। वो इस बार गन पॉइंट पर पूछता है कि वे उसे सब सच बता दें कि वे यहाँ करने क्या आए हैं, वरना वो अभी सबको मार देगा। और इसके बाद तो एक एजेंट उसे सच्चाई बता ही देता है कि वे सभी अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसी FBI से हैं। जो सुनते ही खालिफ खुश होकर कहता है कि ये तो उसे पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि जब ब्लैकआउट हुआ था तब उसने भी अपने फ्यूचर में देखा था कि वो अमेरिका में है और अपने सामने लाखों लोगों को स्पीच दे रहा है। इस स्पीच में उसे सोमालिया लीडर कहकर पुकारा जा रहा था, यानी कि वो अमेरिका से वॉर जीतने वाला है। जिसके बाद खालिफ ने FBI टीम से कहा कि अगर तुम सबको सही सलामत वापस लौटना है तो तुम्हें मेरे लिए काफी सारे हथियार, टैंक्स और प्लेन्स अरेंज करवाने होंगे, जिनकी मदद से मैं सोमालिया का सबसे बड़ा लीडर बन जाऊंगा। जिसके लिए अब पहले तो सब ऐसा करने से मना कर देते हैं, लेकिन जब खालिफ ने उनके एक एजेंट को गोली मार दी और वो तो अब हेनरी को भी मारने वाला था, तब जेनिस ने उसे रोकते हुए कहा कि शायद से खालिफ उस फ्यूचर विजन को गलत समझ रहा है और वो इसे साबित कर सकती है। जिसके बाद खालिफ उसे एक दूसरे कमरे में ले गया और जेनिस ने आगे बताया कि तुमने जो फ्यूचर का विजन देखा था उसमें तुम अमेरिका में स्पीच तो दे रहे थे, लेकिन कोई वॉर जीत कर नहीं, बल्कि शायद उस वक्त तक तुमने रेडिकल ग्रुप्स का साथ छोड़ दिया है। और ऐसा उसने कई लोगों के बयानों में देखा था जो उस दिन उसी की स्पीच को सुन रहे थे। जेनिस अब अपनी वेबसाइट खोलकर खालिफ को दिखाती है, जिस गवर्नमेंट साइट में अमेरिका के हर एक नागरिक के फ्यूचर वर्जन्स का ब्यौरा दर्ज था। इसमें कई लोगों ने मेंशन किया था कि वे किसी सोमालियन लीडर की स्पीच सुन रहे थे जिसमें वो वॉर छोड़कर शांति की बात कर रहा है, यानी कि खालिफ हथियार छोड़कर शांति की राह चुनने वाला है। और इसी तो उसे अब हथियारों की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अब खालिफ ये सब देखकर सब समझ चुका था और वो फाइनली सारी FBI टीम को फ्री कर देता है। उन्होंने खालिफ को बताया कि उस दिन जब उसने अपने गांव वालों को नीचे गिरे हुए देखा था तब वे मरे नहीं थे, सिर्फ बेहोश हुए थे। और उनके साथ उसके बाद क्या हुआ ये सब उन सबको उन टावर्स में जाकर ही पता चलेगा। यहाँ अब फाइनली टावर्स के अंदर आकर हेनरी कंफर्म करता है कि हाँ, सेम यही डिजाइन्स उन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किए थे, जहाँ पर लकीली उन्हें एक वीडियो टेप मिल गया और ये साल 1991 का था। इस वीडियो में गांव के सभी लोगों के उस ब्लैकआउट के बाद इंटरव्यू लिए जा रहे थे। खालिफ ने पहचान की कि इसमें उसकी माँ का भी इंटरव्यू शामिल है। आगे वीडियो में वे गांव वाले बताने लगे कि कैसे जब वे बेहोश हुए थे तब उन्होंने अजीब कारणों से भविष्य के 2 हफ्ते बाद की झलक देखी और जिसके बाद इन सब का मास्टरमाइंड खुद डी गिब्सन वीडियो में आता है। उसी ने टाइम ट्रेवल से जुड़ा ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया था। उसने वीडियो में कहा कि आज का दिन मानव इतिहास का सबसे बड़ा दिन है, जब उसका ये एक्सपेरिमेंट जिसमें वो कुछ देर के लिए इन सारे गांव वालों की चेतना को पूरे 14 दिन भविष्य में भेजने में कामयाब हुआ है। और इसके बाद वो ये एक्सपेरिमेंट करेगा कि क्या जिन लोगों ने भविष्य देखा है वे उसे बदल भी सकते हैं। यानी कि गिब्सन ने सोमालिया के छोटे से गांव में आकर यहाँ के गरीब गांव वालों को अपने एक्सपेरिमेंट का शिकार बनाया।
खलीफ वीडियो में ये सब देख रहा था। तो वहीं हेनरी अब इस टावर का मेन एक्सेलरेटर ढूंढ लेता है, जिसे साल 1991 में यहाँ ब्लैकआउट किया गया था। जबकि अब नीचे जाने पर एक दरवाजे के पीछे उन्हें बहुत सारे नरकंकाल मिल गए। यानी कि अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करने के बाद गिब्सन ने सारे गांव वालों को जान से मार दिया है, ताकि इस टाइम ट्रेवल रिसर्च से जुड़े सारे सबूत यहीं खत्म हो जाएं। और चूंकि अब वो समय में आगे की घटनाओं का पता कर सकता था, तो वो पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर सकेगा। खलीफ को यहाँ उसकी माँ का भी नेकलेस मिलता है, जिसे देख वो गुस्से में भर गया और वो हेनरी पर टूट पड़ता है, ये कहकर कि तुम अमेरिकन्स ने हम पर कितने अत्याचार किए। इसलिए अब हेनरी को बचाने के लिए एक दूसरे एजेंट को खलीफ को मारना पड़ता है। वहीं अब जेनिस ने कहा कि मगर फ्यूचर के अनुसार खलीफ को उस रैली तक जीवित रहना था। मतलब अब उन्होंने खलीफ को पहले ही मारकर मेन टाइमलाइन में एक और इवेंट बदल दी है, जिसके बाद FBI टीम अब आज की रात यहीं रुक गई। जेनिस अकेले में दिमित्री को बताती है कि उसके फ्यूचर विजन के हिसाब से उसे इसी वीक में प्रेग्नेंट होना था, लेकिन ऐसा होगा कैसे उसे भी नहीं पता, क्योंकि ना तो उसकी शादी हुई है और ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड ही है। जिस पर दिमित्री ने कहा कि उसके भी फ्यूचर विजन के अनुसार कुछ ही दिन बाद 15 मार्च को उसकी मौत होने वाली है। सो अगर ऐसा सच में हुआ तो वो चाहता है कि उसकी कोई एक तो निशानी इस दुनिया में रहे। हालांकि दिमित्री की ऑलरेडी एक फियांसे भी थी, लेकिन अब चूंकि दिमित्री को नहीं पता कि उसका फ्यूचर क्या होगा, इसलिए वो अब इसी रात जेनिस को प्रेग्नेंट करना चाहता है। और सरप्राइजिंगली जेनिस इसके लिए मान भी गई। अब अगली सुबह FBI टीम सारे रिकॉर्ड्स उठाकर वापस अमेरिका आ जाती है। यहाँ वे बाकी वीडियोस को देखने लगे, जिसमें गिब्सन के और भी वीडियोस थे। एक वीडियो में गिब्सन कहता है कि उसका टाइम ट्रेवल वाला एक्सपेरिमेंट सफल तो रहा है, लेकिन वो कैसे भी करके फ्यूचर को बदल नहीं पा रहा। गिब्सन ने खुद अपने फ्यूचर में देखा था कि वो 15 मार्च साल 2010 को मारा जाएगा, सेम उसी दिन जिस दिन दिमित्री मरने वाला है। लेकिन उसके पास 20 साल हैं इस समय की पहेली को सुलझाने के लिए, जिसमें शायद वो खुद के भविष्य को बदलकर अपनी मौत को टाल पाए, और फिर तो पूरी दुनिया उसी के इशारों पर चलेगी। अब FBI में फोरेंसिक जांच में कंफर्म किया गया कि सच में ये सारी वीडियोस साल 1991 की हैं। वही हेनरी अब साइमन से मिलकर उसे सर्किट्स दिखाता है, जो उसे सोमालिया में साल 1991 के समय के मिले थे, और उन्हें उस वक्त तक बना पाना काफी बड़ी अचीवमेंट थी। यहाँ साइमन हेनरी को एक फॉर्मूला भी दिखाता है, जो उसे अपने फ्यूचर विजन में दिखा था जब वो मार्क की पत्नी ओलिविया के साथ उसके घर पर था। हेनरी के अनुसार इसी फॉर्मूला की मदद से गिब्सन ने उनके एक्सपेरिमेंट के साए में उस दिन वो ब्लैकआउट किया था। तो वहीं अब तक मार्क ने गिब्सन की पुरानी वीडियो से क्लूज निकालकर एक फोन नंबर निकाल लिया, जिसे कि मोर्स कोड में छुपाया गया था। सो मार्क अब जल्दी से उसी नंबर पर कॉल करता है, और सामने से जवाब आया कि आने वाले कुछ ही दिनों में खुद गिब्सन उससे बात करेगा। यानी कि गिब्सन ने ये सारे सबूत साल 1991 में छोड़े थे, और वही सेम फोन नंबर अब तक चल रहा है। गिब्सन जो कि फ्यूचर देख सकता था, अब के समय की सारी इवेंट्स उसके अनुसार हो रही हैं। यानी कि अब साल 2010 में जो कुछ भी हो रहा है, वो सब गिब्सन ने साल 1991 में ही प्लान कर लिया था। दूसरी ओर साइमन अब ओलिविया से मिलने हॉस्पिटल पहुंचता है, क्योंकि वे दोनों फ्यूचर विजन्स में एक साथ थे। तो वो ओलिविया से कहता है कि उसने अपने फ्यूचर में अपने शीशे पर एक फॉर्मूला लिखा था, जो उसे पूरा याद नहीं है। तो क्या उसने भी अपने फ्यूचर विजन्स में वही फॉर्मूला देखा था? अब ओलिविया को जितना भी फॉर्मूले का पोर्शन याद था, वो साइमन को लिख कर दे देती है। लेकिन अब इसके बाद आने वाले दिनों में ओलिविया अपनी बेटी चार्ली के साथ जब भी पार्क जाती, तो उसे साइमन अपने बेटे के साथ मिल जाता। यानी कि खुद किस्मत उन्हें एक करना चाहती है। तो वहीं ओलिविया का पति मार्क तो इस ब्लैकआउट वाले केस में कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगा। सो ओलिविया अब अक्सर उसे दूर ही रहती। दोनों पति पत्नी में इस दूरी के आने से ओलिविया साइमन के करीब जाने लगी। यानी कि वहीं फ्यूचर विजन भविष्य में सच होने वाला है। तो वहीं दूसरी ओर 15 मार्च अब कुछ ही दिनों के अंदर आने वाला था, जिसकी वजह से दिमित्री को डर लगने लगा। सो मार्क दिमित्री को सलाह देता है कि दिमित्री को अब अपनी फियांसे जोए के साथ कहीं बाहर चले जाना चाहिए, और उसे वहां तब तक छुप कर रहना चाहिए जब तक उसकी मौत की तारीख नहीं निकल जाती। अब दिमित्री को भी ये सुझाव अच्छा लगता है, और उसने मार्क से कहा कि वो जोए के साथ हवाई घूमने जा रहा है, जहां से अब वो 29 अप्रैल के बाद ही वापस लौटेगा। दिमित्री जाने से पहले जेनिस से भी मिलने गया, और यहाँ जेनिस उसे एक अच्छी खबर सुनाती है
कि वो आज टेस्ट के बाद दिमित्री के बच्चे की मां बनने वाली है। यानी कि उस रात जो दोनों के बीच हुआ था उसका असर आखिरकार दिख ही गया। जेनिस का भी फ्यूचर विजन 100% सच होने वाला है। अब दिमित्री तो इससे खुश होकर हवाई जाने के लिए अपनी फियोंसी जोए के पास निकल गया। वैसे लाइफ तो दिमित्री की है, जो वो साथ काम करने वाले को प्रेग्नेंट कर अब अपनी फियांसे के साथ हनीमून पर जा रहा है। लेकिन अब जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था, जब कुछ ही घंटों बाद FBI को पता चला कि दिमित्री तो कभी अपनी फियांसे के पास पहुंचा ही नहीं है। उसे उससे पहले ही किसी ने किडनैप कर लिया। दरअसल उसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद गिब्सन ने उठाया था। वही गिब्सन जो इन सब के पीछे है। उसी ने साल 1991 से ही टाइम ट्रेवल के एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए थे और वो पिछले 20 साल से इसी कोशिश में लगा है ताकि पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ला सके। यहाँ दिमित्री ने नोटिस किया कि गिब्सन पिछले 20 साल से अलग अलग भविष्य को नोट कर रहा था। उसने यहाँ सब लिख रखा है कि कैसे किस टाइमलाइन में क्या क्या चेंजेस करने से भविष्य कितना बदल सकता है। यहीं पर दिमित्री का भी फोटो था जिस पर लिखा था कि वो 15 मार्च को मरने वाला है और आज वही 15 मार्च का दिन है। दिमित्री एक चेयर से बंधा है और इस चेयर को एक गन से कनेक्टेड किया गया है। वही ये गन गिब्सन ने मार्क से ही चुराई थी। यानी कि मार्क खुद दिमित्री को नहीं मारेगा बल्कि उसकी गन से गिब्सन उसे मारने वाला है। तो अब अगर दिमित्री थोड़ा भी हिलता है तो गन चल जाएगी और वो मारा जाएगा। सो गिब्सन अब दिमित्री को अपना सारा प्लान बताने लगा और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। गिब्सन ने साल 1991 में ही टाइम ट्रेवल की खोज कर ली थी, जिसमें वो किसी भी इंसान की चेतना को समय में आगे भेज सकता था। लेकिन इसी दौरान उसे पता चला कि वो खुद भी 15 मार्च साल 2010 को मरने वाला है और उसने अलग अलग भविष्यों में देखा कि गिब्सन को हर बार दिमित्री या फिर उसका साथी मार्क ही मारता है और इसी वजह से गिब्सन ने आज दिमित्री को उठा लिया। साथ में उसने मार्क को भी यहीं लाने का प्लान बनाया है। गिब्सन के अनुसार पिछले 20 साल से वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख तो सकता था, लेकिन वो उन्हें बदल नहीं पा रहा था। इसलिए थक हार कर उसने 4 महीने पहले पूरे विश्व में एक साथ ब्लैकआउट कर सारी धरती के लोगों को भविष्य में भेजना पड़ा ताकि वो जान पाए कि क्या बाकी के लोग अपने भविष्य को देख सकते हैं। उसने तो अब तक अपना एक ग्रुप भी बना लिया। हालांकि अब दिमित्री ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मगर कई सारे लोग भविष्य को ऑलरेडी बदल चुके हैं। जैसे कि एक उनके एजेंट कैल ने एक सिसिलिया नाम की औरत की जान बचाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस दिया था, जबकि उस एजेंट कैल ने खुद को भविष्य में जीवित देखा था। इसके अलावा खालिफ भी मारा गया, जबकि उसने भी भविष्य में खुद को अमेरिका में स्पीच देते देखा था, लेकिन वो भी उसके पहले ही मारा गया। यानी कि भविष्य को बदला जा सकता है। लेकिन अब जो बात गिब्सन दिमित्री को बताता है उसे सुनकर तो दिमित्री के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। गिब्सन के अनुसार शुरू में उसे भी लगा कि लोग भविष्य बदल पा रहे हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। लोग कुछ समय के लिए तो मौत को टाल देते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद यूनिवर्स फिर से टाइमलाइन को सही करने लगता है और जिसे पहले मरना था वो कैसे भी करके बाद में मारा ही जाता है। जैसे वो औरत सिसिलिया जिसे बचाने के लिए एजेंट कैल ने खुद को सैक्रिफाइस किया, वो तो अब भी किसी और दुर्घटना में मारी जाएगी, चाहे कुछ दिन बाद ही क्यों ना मरे। वहीं एजेंट कैल का भी शायद कुछ ही समय के बाद किसी और तरीके से मरना तय था, इसीलिए उसके मरने से उसने कुछ नहीं बदला। सेम इसी तरह आज के दिन गिब्सन और दिमित्री दोनों का मरना तय है। तो गिब्सन एक आखिरी कोशिश करना चाहता है कि वो पहले दिमित्री और मार्क को मार दे। इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा। तो अपने प्लान के अनुसार अब गिब्सन मार्क को फोन करके कहता है कि अगर उसे दिमित्री को बचाना है तो अभी उसकी बताई लोकेशन पर आना होगा, जबकि अब पूरी FBI की टीम मार्क को ट्रेस कर रही थी। लेकिन गिब्सन बड़ी चालाकी से उसके सारे वेपन्स और ट्रैकर को निकलवा देता है। फिर उसने उसे अपनी कार में एक जगह तक आने को कहा, जिससे मार्क एक सुनसान जगह पर पहुंच गया। वहीं अब तो उसका अपनी FBI की टीम से संपर्क टूट चुका था। तभी उसके सामने गिब्सन आता है और उसने मार्क पर गन पॉइंट करके कहा कि अब वो उसे और दिमित्री दोनों को मार देगा और उन दोनों के मरते ही वो खुद की मौत टाल लेगा, जो कि आज ही होने वाली थी। जिसके बाद उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हर बार उसे पहले ही पता होगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और उसे उस फ्यूचर को कैसे बदलना है। ये कहकर गिब्सन मार्क को गोली मारने लगता है, लेकिन मार्क ने कहा कि उसने फ्यूचर में खुद को 29 अप्रैल को जीवित देखा था और फिर वो गिब्सन का ध्यान भटकाकर उस पर पानी फेंक देता है, जिसके तुरंत बाद एक दूसरे एजेंट ने दूर से उसे गोली मार दी, जिसे मार्क ने पहले से सेटअप किया हुआ था।
और अब मार्क की समझदारी से गिब्सन फाइनली मारा ही गया। यही एक घटना जिसे रोकने के लिए वो पिछले 20 साल से प्लानिंग कर रहा था, वो आखिरकार होकर ही रही और वो अपने तय समय पर मारा गया। जबकि अब मार्क भागकर दिमित्री को ढूंढता है और उसे किसी तरह से गन से बचा लेता है। हालांकि दिमित्री ने रिवील किया कि गिब्सन की थ्योरी के अनुसार भले ही मार्क ने उसे आज बचा लिया हो, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद उसका मरना तय है। और ऐसा हुआ भी। कुछ ही दिनों के बाद दिमित्री एक दूसरे हादसे में मारा गया, जबकि वो औरत जिसे बचाने के लिए कैल ने अपनी जान दी थी वो भी एक एक्सीडेंट में मारी जाती है। जबकि मार्क की पत्नी ओलिविया भी पूरी कोशिश करने के बावजूद साइमन के पास आ चुकी थी। यानी कि हर वो इवेंट जो भविष्य में लोगों ने देखी थी वो पूरी अवश्य होनी है, चाहे कुछ समय के बाद ही क्यों ना हो, क्योंकि यूनिवर्स के नियमों को कोई नहीं बदल सकता। सेम वैसे ही जैसे वो क्लीनर जिसे पहले दिखाया गया था उस दिन उसे मरना ही नहीं था, तो वो किस्मत के सहारे बच ही गया, जबकि उसके मरने के सबसे ज्यादा चांसेस थे। आगे ये भी रिवील हुआ कि उस ब्लैकआउट वाले दिन जो 2 करोड़ लोग मारे गए थे उनकी भी जल्दी मौत होने वाली थी। उन्हें अलग अलग कारणों से वैसे भी मरना था, कईयों को जानलेवा बीमारियों से, तो कईयों को एक्सीडेंट या फिर किसी और तरीके से। हाँ, उनके मरने का समय आगे या पीछे हो सकता है, लेकिन यूनिवर्स के अनुसार जब जब जो होना है तब तब वो होकर ही रहेगा। सो ये पूरी सीरीज आपको कैसी लगी? अगर आपको मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स जरूर से करते जाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही यूनिक वीडियोस के लिए। और इतनी लंबी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।